हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्थिक पर्यावरण से रिलेटिव एमसीक्यू। कल हमने 10 एमसीक्यू किए थे और आज हमारा 11th है। इसमें पूछा गया भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो ये 4 ऑप्शन में से ये बी ऑप्शन आएगा 30 अप्रैल 1956 को, ठीक है, 30 अप्रैल 1956 को। फिर है इसका आर्थिक नीति उत्प्रेरक घटक क्या, यानी कि जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उसको अभिप्रेरित यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से उसमें घटक यानी कि उसके फैक्टर थे। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा आएगा फर्स्ट ऑप्शन आर्थिक पर्यावरण का, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर था इन चारों में से जिसको हम लेकर आगे बढ़े थे, पॉलिसी बनाई थी हमने, तो वो था हमारा सामाजिक पर्यावरण, नैतिक पर्यावरण, वैधानिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण में से ओनली हमारा क्या था? आर्थिक पर्यावरण था। 13 विद्यमान आर्थिक दशाओं में शामिल क्या क्या शामिल है? इसमें आर्थिक विकास का स्तर है, व्यवसायिक ढांचा है, बाजारों का आकार व विस्तार और ये सभी, यानी कि जो हमारी आर्थिक जो दशाएं थी, यानी कि जो हमारे सामने जो इकोनॉमिक जो फैक्टर हमारे उसका क्या क्या उसका असर हो रहा है, क्या क्या उसमें इंक्लूड करे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, तो उन सभी में हमारे पास ये तीनों चीज ही इंक्लूड की गई थी। आर्थिक विकास का स्तर भी देखना था, व्यवसायिक ढांचा भी देखना था, बाजारों का आकार व विस्तार भी देखना था, तो ये सभी आ जाएंगे इसमें। 14th है आर्थिक पर्यावरण व नीति में संबंध क्या है, यानी कि इसमें इन्वायरमेंट और पॉलिसीज में क्या रिलेशन है, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, क्या रिलेशन आपस में। तो इसमें सहमग्न व घटक यानी कि इसमें फैक्टर और उनके आपस के जो कुछ सिमिलरिटीज के जो कुछ फैक्टर थे, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर इनमें रिलेशन देखा गया था। कार्य और कारण में नहीं देखा गया, घटक व सहमग्न में नहीं देखा गया, यानी कि पहले देखा गया सहमग्न व घटक, ठीक है। फिर है आर्थिक पर्यावरण, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये बुक में से करवा रही हूँ, यहाँ पे मैंने टिक पहले ही लगा रखा है और यहाँ जो ये क्वेश्चन है ना कई बार ये रिपीट हुए, क्योंकि मैंने यहाँ इसमें रीड किया है ना, तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जाम में रीड हुआ है, तो मुझे ये लगा ये आपके लिए भी बेनिफिट होगा। आर्थिक वातावरण की समृद्धि के लिए सरकार का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है आर्थिक वातावरण को बढ़ाने के लिए? तो देश के विकास की मनोवृत्ति का पोषण करना, पर्यावरण का शोषण करना, साधनों के सदुपयोग को प्रभावित करना, उपरोक्त सभी। यानी कि सरकार ऐसा कौन सा काम करेगी या फिर कौन सा काम नहीं होगा जो उसके लिए समृद्धि के लिए, क्या वातावरण की जो समृद्धि है, वातावरण इन्वायरमेंट को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए सरकार का क्या कार्य नहीं होगा इसमें से? तो पर्यावरण का शोषण सरकार नहीं करेगी कभी भी, तो ये पढ़ने से ये पता लग रहा है, तो इसका बी हो जाएगा। आर्थर लुइस के अनुसार आर्थिक वातावरण की समृद्धि के लिए सरकार के कार्यों की संख्या कितनी है? आर्थर लुइस के अनुसार जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कितने कार्य किए हैं? उसके लिए 9 है। संगठन के आधार पर आर्थिक नियोजन का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है? प्रजातांत्रिक नियोजन है, गांधीवादी नियोजन है, पूंजीवादी नियोजन है, बट विकेंद्रित नियोजन नहीं होता। पूंजीवादी नियोजन का प्रकार क्या है? सुधारवादी नियोजन, विकासात्मक नियोजन और दोनों। तो पूंजीवादी नियोजन में हम दोनों ही यूज करते हैं। और पूंजीवादी नियोजन क्या होता है? ये निजी होता है, पर्सनल होता है, यानी कि ये भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता इसमें। साम्यवादी नियोजन का क्या लक्षण नहीं है? तो यानी कि जो लक्षण है वो तो ये 3 है और जो नहीं है वो ये है। क्या नहीं है? विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप, ये इसके लक्षण नहीं है। देश के संपूर्ण साधनों पर सरकार का नियंत्रण, ये है। स्वतंत्र बाजार का कोई स्थान न होना, ये भी है। नागरिकों का व्यक्तिगत त्याग, ठीक है, ये भी इसका लक्षण है। बट विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप ये नहीं है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में नहीं, ये नॉर्मल ही ये सारा का सारा लगभग गवर्नमेंट के अंडर में नॉर्मल परिस्थितियों में भी हस्तक्षेप किया जाता है। संगठन के आधार पर आर्थिक नियोजन का क्या वर्गीकरण है? तो इसमें समाजवादी, साम्यवादी नियोजन, पूंजीवादी, समाजवादी नियोजन, अधिनायकवादी व गांधीवादी नियोजन। तो इसमें ना संगठन के आधार पर इसका नियोजन जो वर्गीकरण किया जाता है ना, प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, उसमें जो उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है संगठन के आधार पर, तो इन तीनों तरह से ही किया जाता है। समाजवादी, साम्यवादी नियोजन, पूंजीवादी, समाजवादी नियोजन, अधिनायकवादी व गांधीवादी नियोजन। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। फिर आता है इसका
21 क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति के निर्देशन में चलने वाला नियोजन क्या कहलाता है। तो ये अधिनायकवादी, पीछे आया ना ये टॉपिक। तो अधिनायकवादी क्या है, जो एक ही व्यक्ति के निर्देशन में डायरेक्शन में चलेगा तो वो हो जाएगा अधिनायकवादी। इकोनॉमिक सिस्टम के लेखक कौन है, ये है जॉर्ज हैम। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार होता है, किसका होता है, पूरे समाज का, उपभोक्ता का, पूंजीपतियों का, या सभी का। तो समाजवादी में पूरे समाज का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें शोषण, कीमत नियंत्रण, आर्थिक समानता ये न होके इसका होगा आर्थिक नियोजन, इसकी मुख्य विशेषता है। फिर आता है सुमेलित कीजिए। परंपरागत अर्थव्यवस्थाएं, इसको हम सुमेलित करेंगे तो एक के साथ यहाँ पे देखो परंपरागत अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, उत्पादक केवल वही वस्तुएं या सेवा उत्पादित करते हैं जो उत्पादित करना चाहते हैं, जो जीवन यापन के लिए जरूरी है। यानी कि ये हमारा क्या है, पुराने टाइम में हम ये देखते थे कि हमें क्या उत्पादन करना है, हम कभी ये नहीं देखते थे कि हमारे उपभोक्ता को क्या चाहिए, बट हम ये देखते हैं हम क्या उत्पादन कर सकते हैं। तो ये परंपरागत अर्थव्यवस्था थी फर्स्ट के साथ। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बी के साथ क्या आता है, व्यवसाय चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती या प्रतिबंधित होती है, ये नहीं आएगा। पूंजीवादी में क्या आएगा, निजी होता है, तो उपभोक्ता को उपभोग की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो बी के साथ 3 आ जाएगा ये। फिर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या आता है, व्यवसाय चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती, बिकॉज ये समाजवादी है, गवर्नमेंट के अंडर में रहता है ये, तो इसके साथ 2 आएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों आ जाएगा। निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करता है। तो इसका 25 का तुम्हारा ऑप्शन मिलेगा, या नीचे इसमें ए ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो आज हमने ये 21 से लेके मतलब 11 से लेके 25 तक हमने ये क्वेश्चन किया है। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक्स।